हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स गेट की तैयारी करने वालों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द होता है, क्योंकि उसमें वेवफॉर्म केसेस, ये लोड वो लोड लगाओ तो बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। बट पढ़ना जरूर पड़ता है क्योंकि वेटेज भी उसका अच्छा खासा रहता है। कम से कम 10 नंबर का वेटेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रहता है। और साथ ही साथ जब आप एमटेक का एडमिशन लेने जाते हैं किसी भी आईआईटीज में या किसी भी पीएसयूज में, तो जनरली आईआईटी में बहुत बार आपसे उम्मीद की जाती है कि आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस के इंटरव्यू में सही जवाब देंगे, क्योंकि वीएलएसआई, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ऐसी ब्रांचेस है जो बहुत सारे कैंडिडेट जो अपना एमटेक करना चाहते हैं या आज की तारीख में जो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उस सब में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का बहुत यूटिलिटी है। इस वजह से इस सब्जेक्ट का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। एक तो गेट एग्जामिनेशन के लिखित एग्जाम, रिटन एग्जाम के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है ये, साथ ही साथ इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी काम का है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने बेहतरीन तरीके से जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे जाइएगा। वन ऑफ द फाइनेस्ट कोर्स बनाया है जिसको इंटरनेशनली बहुत सारे स्टूडेंट परचेस करते हैं और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लर्न करते हैं। तो बेहतरीन तरीके से उसको 180 वीडियो में मैंने बेहतरीन तरीके से बनाया है, आप जाके उसको एंजॉय करिएगा। आज के सेशन में मैं क्या करूंगा कि मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को केसेस वाइज डिवाइस किया है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत अच्छे से मैंने अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड किया है, और उसमें जो रेक्टिफायर होता है वो और ज्यादा सरदर्द करता है। अगर हम बात करें रेक्टिफायर की, चॉपर की, इन्वर्टर की, तो इसमें जो रेक्टिफायर वाला पोर्शन होता है बहुत सारे स्टूडेंट उसमें कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से पिक नहीं कर पाते हैं कि कौन से केस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो मेरी कोशिश है कि इस सीरीज में मैं आपको समराइज कर दूं, सारे केसेस जो मैंने पढ़ाए हैं उनको मैं समराइज कर दूं, और कोशिश करूंगा कि पिछले 5 साल के जो न्यूमेरिकल से गेट में पूछे गए क्वेश्चन से वो भी मैं साथ के साथ में करते जाऊं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे रेक्टिफायर, फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, एक रेक्टिफायर होता है हमारा जिसमें हम अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर बोलते हैं, जिससे डायोड से हम लोग बनाते हैं, जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में पढ़ते हैं। हालांकि हम डायोड सर्किट, डायोड रेक्टिफायर की बात ज्यादा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी वो एनालॉग में आपको पढ़ा दिया गया है। हम बात करेंगे फेस कंट्रोल, मतलब एससीआर जिसमें लगे हुए हैं। ठीक है, तो क्विकली मैं आपको बहुत समराइज वर्जन में बताऊंगा, डिटेल वर्जन में नहीं बताऊंगा। बिल्कुल ये सीरीज आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैंने पढ़ा है उसको मैं कॉम्पीट कर दूंगा और पिछले 5 साल के क्वेश्चंस भी आपको करवा दूंगा, और क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, गलती की चांसेस कहां पे हो सकते हैं, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे हम थोड़ा सा रिलैक्स होकर भी जा सकते हैं, फॉर्मूला नहीं भी याद होगा तो भी चल जाएगा। ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं वन बाय वन। ठीक है, तो चलिए फेस कंट्रोल रेक्टिफायर जिसमें हम बात करते हैं सिंगल फेज और 3 फेज की। तो सिंगल फेज को मैंने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है। 3 सेगमेंट कैसा हो गया? पहला सेगमेंट है हमारा हाफ वेव। हाफ वेव इसको हम बोलते हैं वन पल्स कन्वर्टर। अब देखिए पल्स क्या होती है? पल्स ये होती है कि 2 पाई में पूरे एक टाइम पीरियड, साइनोसॉइडल सिग्नल का जो पूरा टाइम पीरियड होता है 2 पाई, उसमें कितनी नंबर ऑफ पल्सेस आपको मिल रही है, ये क्या कहलाता है? आपका पल्सेस कहलाता है। अब ये डिपेंड करता है, देखो इसका जो टाइम पीरियड है, किसी भी कन्वर्टर का टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई एम, और एम होता है नंबर ऑफ पल्सेस। तो आप जैसे 1 पल्स है तो 1 लगा दी, एम इक्वल टू 1 रखेंगे तो टाइम पीरियड कितना हुआ? 2 पाई हुआ। जैसे फुल वेव की बात करेंगे जिसमें 2 पल्स कन्वर्टर भी बोलते हैं इसको, तो एम इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, कभी कभी आप भूल जाए कि भाई टाइम पीरियड क्या होगा किस कन्वर्टर का, तो ये फॉर्मूला आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। देखिए हम क्या करेंगे, हाफ वेव। तो हाफ वेव को क्या बोलते हैं? सिंगल फेज। ऐसा क्वेश्चन में ऐसा आता है, क्वेश्चन में सबसे बड़ा चैलेंज हमारे साथ में ये रहता है रेक्टिफायर में कि हमें केस पहचानना है कि भाई क्वेश्चन कौन से केस का है। तो आपकी पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है न्यूमेरिकल में, अ सिंगल फेज। जैसे बोल दिया सिंगल फेज कन्वर्टर, रेक्टिफायर, ये सब यूज कर सकते हैं ना नाम, रेक्टिफायर, कन्वर्टर, ये सब यूज कर सकते हैं। अ सिंगल फेज कन्वर्टर, और बाय डिफॉल्ट कन्वर्टर का मतलब हम रेक्टिफायर ही समझते हैं। अदरवाइज कन्वर्टर तो भाई कोई सा भी कन्वर्टर हुआ, इन्वर्टर भी कन्वर्टर ही है। बट अल्टीमेटली जो जैसे बाय डिफॉल्ट हम एससीआर, थायरिस्टर जो होता है उसको बाय डिफॉल्ट हम एससीआर से बोलते हैं, अदरवाइज तो थायरिस्टर बहुत सारे हैं। सिमिलरली अगर कन्वर्टर वर्ड यूज करें एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन में, तो आप ये समझ जाएंगे कि क्वेश्चन रेक्टिफायर का। ठीक है, चलिए तो जैसे क्वेश्चन आए कि अ सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, इसका मतलब वो 1 पल्स की बात कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है अ सिंगल फेज 1 पल्स कन्वर्टर, देन ये भी हाफ वेव का ही है ना, तो हाफ कंट्रोल। ऐसा है क्वेश्चन कि अ सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर, तो इसका मतलब इस 2 पल्स कन्वर्टर की बात हो रही है। अ सिंगल फेज फुल कन्वर्टर, ऐसा आ जाए अ सिंगल फेज फुल कन्वर्टर, इसका मतलब भी क्या है? आपकी 2 पल्स की बात हो रही है।
ठीक है। तो सिंगल फेस को बेसिकली मैंने 1 पल्स और 2 पल्स, हाफ वेव, फुल वेव, और इसमें क्या है एक और सेमी कन्वर्टर, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा इस वीडियो में, आज ये सारे हाफ वेव के सारे केसेस को मैं समराइज वर्जन में आपको बता दूंगा। हालांकि जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ज्यादातर आपका फुल वेव और सेमी कन्वर्टर ही इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चंस कम देखने को मिलते हैं, बट बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो इसके अगर बेसिक्स आपके पास अच्छे से बन गए, अगर आपको शुरुआती इजी, क्योंकि ये इजी होता है कंपैरेटिव दिस टू, तो ये अगर आपको समझ में आ गए, इसके सारे केसेस समझ में आ गए, तो इनको समझना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है। तो 1 बाय 1 हम देखो हाफ वेव में कैसे स्टार्ट करेंगे। हाफ वेव का मतलब है कि यहां पर सिंपल आपका एक ही एससीआर रहेगा। एक एससीआर किसी सर्किट में देख के अगर एक एससीआर लगाए तो इसका मतलब क्या है, वो 1 पल्स कन्वर्टर है या हाफ वेव कन्वर्टर है। तो कई बार ऐसा लिखा हुआ नहीं रहे और फिगर दे दे, तो फिगर देख के हमें अगर एक डायोड, या बोल सकते हैं डायोड भी हो सकता है और एससीआर भी हो सकता है। अगर एक एससीआर एक डायोड लगा, इसका मतलब वो किसकी बात हो रही है, 1 पल्स कन्वर्टर की बात हो रही है। तो कभी कभी फिगर बना के दे देते हैं और कभी कभी लैंग्वेज के फॉर्म में दे देते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि कैसे क्वेश्चन पहचानना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हाफ वेव में हम पहले देखेंगे आर लोड लगाएंगे तो क्या होगा, आरएल होगा तो क्या होगा, आरएल विद फ्रीव्हीलिंग डायोड होगा तो क्या होगा, आरई लोड होगा और आरएलई होगा। तो 5 अलग अलग लोड में किस तरीके से फॉर्मूले वेरिएशन होते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। अब देखो यहां पर क्या है, रेक्टिफायर क्या होता है भाई, रेक्टिफायर होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। इसका मतलब इनपुट वेवफॉर्म ऑलवेज हम ये बोल सकते हैं कि इनपुट वेवफॉर्म ऑलवेज तो क्या रहेगा भाई, साइनोसॉइडल रहेगा। ये सोर्स वोल्टेज है ना, क्योंकि रेक्टिफायर तो सोर्स वोल्टेज ऑलवेज साइनोसॉइडल रहेगा। ये वेवफॉर्म तो आपके दिमाग में बिल्कुल, मैं बोलूं रेक्टिफायर तो आपको सोर्स का वेवफॉर्म तो ये बन जाना चाहिए। अब हमें आउटपुट देखना है, तो आउटपुट वेवफॉर्म, ये जो सोर्स वेवफॉर्म है ये हमेशा साइनोसॉइडल रहेगा। आउटपुट वेवफॉर्म डिपेंड करेगा कि लोड कौन कौन सा है। और आपको क्वेश्चन करते टाइम पे रफली अगर वेवफॉर्म इमेजिनेशन आने लग गया तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से क्रैक कर ले जाएंगे। क्योंकि ज्यादातर समस्या यही होती है कि क्वेश्चन रीड होता है सर, बट हमें स्ट्राइक नहीं करता कि फॉर्मूला, हम डायरेक्ट फॉर्मूला रटने की कोशिश करते नहीं। फॉर्मूले के पहले आपको थोड़ा सा वेवफॉर्म का अगर इमेजिनेशन माइंड के अंदर होने लगा तो आप चीजें डेफिनेटली कर ले जाएंगे। आपको क्वेश्चंस फॉर्मूला रटने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना है, रटना नहीं है। स्टूडेंट को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इसलिए टफ लगता है क्योंकि वो फॉर्मूले रटने लग जाते हैं। वो वेवफॉर्म को समझ के फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग ध्यान रखना है। ध्यान रखने और रटने में अंतर है। चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे ना। अभी मैं इनकी इंफॉर्मेशन की बात अभी नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ हाफ वेव पे कंसंट्रेट कर रहा हूं। अगले वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले देखो, ये सिंगल फेस हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विद आर लोड। तो देखो हमने क्या किया, वीएस बनाया, एक हमारा एससीआर लगाया, हम लोगों ने लोड लगाया। अब देखो एससीआर और डायोड में सिर्फ अंतर यही है कि एक थर्ड टर्मिनल होता है जो कंट्रोल टर्मिनल कहलाता है। जब तक गेट ट्रिगरिंग नहीं देंगे, डायोड होता तो नॉर्मल अगर फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, एनोड और कैथोड है ना, ये एनोड होता है और ये कैथोड होता है। तो डायोड में तो क्या हुआ, ये एनोड अगर आपका पॉजिटिव हो गया, कैथोड नेगेटिव हो गया उसके रिस्पेक्ट में, तो डायोड ऑन हो जाता है। बट एससीआर में ऐसा नहीं है। एससीआर में तभी ऑन होगा, सिर्फ फॉरवर्ड होने से काम नहीं चलेगा, फॉरवर्ड के साथ साथ गेट पल्स भी आपको देना पड़ेगी, देखो। तो यहां से देखो, यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक अल्फा सपोज करो यहां पे है, एक अल्फा ट्रिगरिंग एंगल यहां पे है अल्फा। अब देखो अल्फा के पहले कोई ऑन था क्या, नहीं ऑन था, ये ऑन नहीं था, इसलिए आउटपुट में 0 आ रहा था। क्योंकि मैंने आपको बताया सिर्फ फॉरवर्ड से काम नहीं चलेगा, गेट ट्रिगरिंग भी फायरिंग सर्किट भी देना पड़ेगा, है ना, फायरिंग सर्किट लगाना पड़ेगा। फायरिंग एंगल अल्फा को क्या बोलते हैं, फायरिंग एंगल बोलते हैं। अल्फा दिया हमने, जैसे अल्फा दिया तो देखो ये यहां तक पाई के बाद वापस ये रिवर्स हो जाता है, तो फिर ये वापस से क्या हो जाएगा, आपका ऑफ हो जाएगा। तो हमें फिर उसके बाद क्या होगा, पाई से लगाकर अगली ट्रिगरिंग तक हमें आउटपुट कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। तो आउटपुट सिर्फ और सिर्फ कब मिलेगा हमें, आउटपुट जब अल्फा से लगाकर पाई तक ही मिलेगा। ठीक है। अच्छा, कोई पूछे कि भाई ये वीटी थायरिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज वेवफॉर्म बताओ, तो इसमें वोल्टेज तभी आएगा जब ये ऑफ रहेगा। जब ऑफ रहेगा और वही ये जो वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज, यही यहां पर अपीयर हो जाएगा। तो देखो जब पॉजिटिव है तब पॉजिटिव वाला, जब ऑफ कहां पे है, जब आउटपुट हमारा 0 है, तब जब आउटपुट हमारा 0 है तभी ये हमारा ऑफ रहेगा, तभी इसके क्रॉस वोल्टेज आएगा। तो ये वोल्टेज हमें यहां देखने को मिलेगा और यहां देखने को मिलेगा। और यहीं से हम देखते हैं कि इस थायरिस्टर के अक्रॉस, ध्यान से सुनना, इस थायरिस्टर के अक्रॉस रिवर्स में कितना वोल्टेज अप्लाई हो सकता है,
इसी को हम क्या बोलते हैं आगे चल के, इसी का जो पीक होता है उसको पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं, क्योंकि रिवर्स में कितना वोल्टेज सहन करने की इसकी ताकत है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रेटिंग है पीआईवी है ना, पीक इनवर्स वोल्टेज। और दूसरा इसी से डिसाइड होगा सर्किट टर्न ऑफ टाइम। इसी से क्या डिसाइड होगा, सर्किट टर्न ऑफ टाइम, कि कितनी देर तक ये रिवर्स में वोल्टेज इस थायरिस्टर के ऊपर अप्लाई हो रहा, कितनी देर तक, उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, सर्किट टर्न ऑफ टाइम बोलते हैं। कैसे निकालता है अभी समझ लेंगे, है ना। तो I इक्वल टू आई नॉट बाई वी। अब देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, आपको जुगाड़ वाले फॉर्मूले में बताता हूं कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट देखना है। भाई लोअर लिमिट क्या है इसकी, अल्फा। लोअर लिमिट क्या है, अल्फा आउटपुट की। अपर लिमिट क्या है, पाई। अल्फा से लगाकर पाई तक है, यहां तक आउटपुट मिल रहा है, करंट भी वहीं मिल रहा है। चलो अब हम फॉर्मूला इजाद करते हैं। तो एक तो है एवरेज आउटपुट वोल्टेज, जो स्टैंडर्ड तरीका है 1 बाई टाइम पीरियड अल्फा से लगा के पाई पूरा करके। बट हम इसको बार बार पूरा सॉल्व करने जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखना है। कैसे याद रखना है फॉर्मूला, इसका एक जुगाड़ बताता हूं। देखो कि Vm अपॉन टाइम पीरियड 1 प्लस कॉस लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। लोअर लिमिट क्या है आपकी, अल्फा है, और अपर लिमिट क्या है, पाई। तो Vm बाई इसका आउटपुट वोल्टेज कैसे लिखेंगे, Vm बाई टाइम पीरियड 1 प्लस कॉस लोअर लिमिट। बट ये फॉर्मूला तभी वैलिड है, वैलिड ओनली व्हेन, जब आपकी अपर लिमिट पाई है, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। अगर अपर लिमिट पाई है तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। तो Vm अपॉन टाइम पीरियड 1 प्लस कॉस लोअर लिमिट, तो Vm बाई 2 पाई, टाइम पीरियड 2 पाई है, 1 प्लस कॉस अल्फा, क्योंकि भाई टाइम पीरियड क्या 1 पल्स कन्वर्टर है ना, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई m, तो m इक्वल टू क्या है 1, m इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये इस तरीके से फॉर्मूला आपको ध्यान रखना। अच्छा एवरेज लोड करें, एवरेज आउटपुट पावर, आउटपुट वोल्टेज आ गया, फिर आपको क्या करना है, एवरेज करंट वी नोट बाई आर कर देंगे। सिमिलरली आरएमएस का भी ये स्टैंडर्ड, देखो एक तो ये जनरलाइज फॉर्मूला है, दूसरा आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, Vm अपॉन अंडर रूट 2 टाइम पीरियड u करली ब्रैकेट u माइनस एल प्लस 1/2 साइन 2l माइनस साइन 2u ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट के ऊपर ये चिड़िया उड़ाना मत भूल जाना 1/2 की, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, इसमें कैलकुलेटर नहीं चलाते, तो ये 1/2 रूट 2 अंडर रूट है, अंडर रूट करना भूल जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो Vm बाय टाइम पीरियड कितना था, 2 पाई था, तो 2 बाहर आ गया, अंडर रूट पाई। अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट अपर लिमिट वापस लिख देता हूं मैं, अल्फा और पाई, पाई माइनस अल्फा 1/2, तो 2 ये 2 u तो क्या हो जाएगा, 2 पाई तो 0 हो जाएगा, सिंपल ये बचा। तो इस तरीके से हम लोग आरएमएस वोल्टेज निकाल सकते हैं। करंट निकालना है तो कौन सी बड़ी बात है, I0 R आरएमएस डिवाइडेड बाय आरएमएस वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब देखो यहां पर अगर हमसे कोई पूछ ले कुछ में पावर कितना गया रजिस्टिव लोड में, तो पावर निकालने के 2-3 फॉर्मूले, वी आरएमएस आई आरएमएस इक्वल टू आई स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। बट ये सारी आरएमएस क्वांटिटी चलेगी, ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा इनपुट पावर फैक्टर कोई पूछ ले, इनपुट पावर फैक्टर पूछ ले, तो पावर डिलीवर्ड अपॉन, है ना, पावर P बाई एस, पावर फैक्टर मतलब P बाई एस। तो एक्टिव पावर कहां, एक्टिव पावर वी आरएमएस आई आरएमएस डिवाइडेड बाय इनपुट, एस मतलब क्या है हमारा सप्लाई, सप्लाई साइड से वीएस इंटू आई एस। ठीक है, तो ये हमारा आरएमएस जो करंट है, हमारा सोर्स करंट और आउटपुट का आरएमएस करंट दोनों बराबर होते हैं इस केस में। ठीक है, और यहां से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी सारी वैल्यू आप यहां पे रख सकते हैं, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको लॉजिकली ये याद रखना है, लॉजिकली ये याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद कोई पूछे कि पीआईवी पीक इनवर्स वोल्टेज कितना जाएगा, तो वीएम जाएगा इसमें। और सर्किट टर्न ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट है, देखो सर्किट टर्न ऑफ टाइम है कितनी देर के लिए रिवर्स में वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, तो इतनी देर के लिए रिवर्स में वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा टीसी। ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टीसी, तो पाई हो जाएगा, है ना, ये कितना पाई है ना, पाई के बराबर, तो ये हो जाएगा ओमेगा टीसी। कहां गया हमारा ओमेगा टीसी, ये हो गया ओमेगा टीसी इक्वल टू पाई, तो टीसी इक्वल टू सर्किट टर्न ऑफ पाई बाय ओमेगा। ठीक है, इस तरीके से आप सारे फॉर्मूले याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट केस देखें, सिंगल फेस विथ आरएल लोड। अब क्या है, आरएल लोड हो गया। अब जैसे आरएल आ जाता है तो इंडक्टेंस की क्या प्रॉपर्टी है, वो क्या होता है, देखना यहां पर पहले तो चार्ज होगा, और चार्ज होने के बाद थोड़ा सा डिले हो जाता है। क्या हो जाता है, चार्ज होने के बाद क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिले हो जाता है। अब मैं बहुत पूरा का पूरा केस एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं फुल कोर्स में ऑलरेडी करा चुका हूं। मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूं, आपको केस देखना है और वेवफॉर्म इमेजिन करना है, केस देखना है और वेवफॉर्म इमेजिन करना है। सब चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये आप समझ गए होंगे, सिर्फ वेवफॉर्म पे फोकस करिए। अब आपका जो पाई पे रुक रहा था ना, अब वो पाई पे नहीं रुक के थोड़ा सा आगे तक रुकेगा, है ना। वेवफॉर्म देखना, देखो पाई तक नहीं रुक के थोड़ा सा आगे तक जाएगा, और जहां पर आगे तक जाएगा उसको बोलते हैं बीटा एक्सटिंक्शन एंगल। क्या बोलते हैं उसको, एक्सटिंक्शन एंगल। ठीक है, एक्सटिंक्शन एंगल।
बीटा, बीटा तक जाएगा, पाई पे नहीं रुक के थोड़ा सा आगे तक चले जाएगा, आगे तक चले जाएगा, और फिर वापस से जहां पे रुक जाएगा वहां पे बीटा जो भी होगा एक्सटिंक्शन एंगल, मतलब आपका करंट जीरो हो चुका है, वहां पे क्या है, करंट आपका जीरो हो चुका है। उसके बाद देखो करंट का वेवफॉर्म इस तरीके से चले जाएगा, है ना, ये वीटी जो हमारा थायरिस्टर के क्रॉस का वोल्टेज है वो कुछ इस तरीके से जाएगा कि यहां से लगा के अब आपका ओमेगा टीसी यहां पे रहेगा। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आरएल लोड आ जाए तो पाई से थोड़ा सा आगे चले जाता है। तो अब अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या हुई, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट होगी अल्फा और अपर लिमिट हो गई बीटा, बीटा। अब मैं पूछूं कि इसका आउटपुट, एवरेज आउटपुट वोल्टेज अगर निकालना है तो वो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अब वो अपर लिमिट पाई है वहीं पे वैलिड है। तो अब देखिए यहां पर एवरेज आउटपुट वोल्टेज 1/2 पाई अल्फा से बीटा, ये जब जाएंगे तो Vm/2 पाई कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। देखो ये फॉर्मूला वैसा ही है जैसा पिछले, अगर हम बात करें पिछले में अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट अगर पाई थी पिछले केस में, तो यहां पर देखो आप लगा तो वो वाला फॉर्मूला ही बन जाएगा। कॉस पाई क्या हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री -1 प्लस, तो 1 प्लस कॉस अल्फा, देखो वही फॉर्मूला बन गया। बट अपने को उससे नहीं जाना है, अपने को जब भी यहां पर ये जो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला Vm बाय टाइम पीरियड 1 प्लस कॉस लोअर लिमिट, वो सिर्फ कहीं कहां लगेगा, जहां अपर लिमिट पाई है। क्लियर है। अब देखो यहां पर क्या है, आरएल लोड है तो थोड़ा सा आगे तक चल गया अल्फा और बीटा, तो हमें क्या करना है, Vm/2 पाई कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ये याद रख लेना। अदरवाइज जो स्टैंडर्ड तरीका है Vm/2 पाई अल्फा से बीटा Vm साइन ओमेगा टी, ये याद रख सकते हैं जनरलाइज तरीका इस वाले केस में। अदरवाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताते जाऊंगा एंड में जब क्वेश्चंस करवाऊंगा क्या चीज का ज्यादा ध्यान रखना है। इसका ध्यान सिर्फ वेवफॉर्म ध्यान रखना है कि अल्फा से लगाकर बीटा तक जा रही है, तो डायरेक्टली आप यहां से भी कर सकते हैं और क्वेश्चन करते करते आपको आदत पड़ जाएगी इसकी। ठीक है, चलिए एवरेज लोड करंट आई नोट इक्वल टू वी नोट बाई आर, सिंपल कर लेना, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, सिंपल ये ध्यान रखिए, वी नोट ध्यान रखिए कि Vm/2 पाई कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। अब देखो क्या हो रहा है कि ये जो निगेटिव है, निगेटिव में वोल्टेज जा रहा है और पॉजिटिव में करंट है, तो निगेटिव पावर हो रहा है, एक्टिव पावर निगेटिव हो रहा है। तो ये हमारे लिए अच्छी चीज नहीं, क्योंकि एक्चुअल पावर अगर हमारा नेट पावर देखेंगे तो ये पॉजिटिव है निगेटिव, तो हम चाहते हैं कि जो निगेटिव जो आया है वेवफॉर्म आपका वोल्टेज का, ये किसी तरीके से कट डाउन हो। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, नेट एक्टिव पावर में पॉजिटिव माइनस निगेटिव, मतलब टोटल पावर नेट एक्टिव पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो हमें अच्छा नहीं है, क्योंकि एक्टिव पावर कम होना हमारे लिए, क्योंकि पावर फैक्टर भी क्या हो जाएगा, उससे डिक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हटाने के लिए फ्री व्हीलिंग डायोड यूज करते हैं। तो फ्री व्हीलिंग डायोड में क्या है, सिंपल देखिए, आगे चलते हैं, ये वही वापस आरएमएस के फॉर्मूले, आरएमएस का जो शॉर्टकट है वो लग जाएगा, क्योंकि उसमें आपका लिमिट नहीं है ना। आरएमएस का फॉर्मूले का शॉर्टकट आराम से लग जाएगा। सिर्फ आपको एवरेज आउटपुट का वोल्टेज का जो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला वो अपर लिमिट पाई पे ही रहता है, ये बाकी किसी भी लिमिट, एनी लिमिट पे लग सकता है। फिर आरएमएस लोड करंट जनरलाइज तरीके से लगाते हैं, बट ये क्वेश्चंस नहीं आता है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आती है, इस वजह से आपको गेट एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा, तो ये बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। सर्किट टर्न ऑफ टाइम 2 पाई माइनस बीटा, है ना, बीटा तक। अब पाई पहले तो क्या था, पाई था, अब 2 पाई में से बीटा, 2 पाई माइनस बीटा आपका क्या हो जाएगा, आपका सर्किट टर्न ऑफ टाइम डिवाइड बाय ओमेगा, है ना, ये पावर फैक्टर रहा। चलो अब देखते हैं हम लोग कि अगर फ्रीव्हीलिंग डायोड लगा दिया तो देखो फ्रीव्हीलिंग डायोड में क्या हुआ, पहले जब इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा था, डिस्चार्ज इधर हो रहा था, सोर्स को दे रहा था, बट अब सोर्स नहीं जाएगा, इंडक्टर डिस्चार्ज होकर फ्रीव्हीलिंग डायोड के थ्रू इस रेजिस्टेंस में ही चले जाएगा। तो जैसे ही आपका डिस्चार्ज होने लगेगा तो फ्रीव्हीलिंग डायोड जैसे ही ऑन हो जाएगा, फ्रीव्हीलिंग डायोड निगेटिव साइकिल में, तब आपका शॉर्ट सर्किट पाथ बन जाएगा, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए वेवफॉर्म में देखिए आरएल विथ फ्रीव्हीलिंग डायोड जब भी हो तो देखो यहां पर आउटपुट वेवफॉर्म पाई पे रुक जाता है ना, आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म पाई पे रुक जाता है। तो पाई पे अगर रुक गया तो हमें फायदा ही फायदा, क्योंकि देखो पहला जो प्योर रेजिस्टेंस का केस था उसमें भी अपर लिमिट क्या थी, पाई, और आरएल विथ फ्रीव्हीलिंग डायोड में भी अपर लिमिट क्या हो गई, पाई हो गई। तो बल्ले बल्ले एवरेज वोल्टेज का जो फॉर्मूला है कि Vm बाय टाइम पीरियड 1 प्लस कॉस अल्फा, मजा ही मजा आ गया आपको। तो लग सकता है शॉर्टकट, मतलब अल्फा क्या, लोअर लिमिट, मतलब लोअर लिमिट है ना, लोअर लिमिट जो भी हो, मतलब यहां अल्फा है लोअर लिमिट, तो वो लग जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म का आरएल विथ फ्रीव्हीलिंग डायोड में एग्जैक्टली रेजिस्टेंस जैसा हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब देखो करंट तो थ्रू आउट ट्रेवल करते जाएगा, ये
थायरिस्टर के क्रॉस कितना करंट जा रहा है, वो इतना जा रहा है ना। फ्रीव्हीलिंग डायोड, जब फ्रीव्हीलिंग डायोड एक्टिव होगा तो उसके क्रॉस का करंट आ जाएगा, और सर्किट टर्न ऑफ टाइम आपका क्या आ जाएगा, 2 पाई से लगा के, ये वापस सर्किट टर्न ऑफ टाइम आपका ओमेगा टी सी यही कहलाएगा आपका, ठीक है। 2 पाई से लगा मतलब पाई आ जाएगा सिंपल। तो ये जैसे आरएल विथ फ्रीव्हीलिंग डायोड हो गया तो सिमिलर केस रेजिस्टेंस वाला हो गया, ठीक है। अब देखना यहां पे तो फॉर्मूले में देखो ये वीएम बाई, क्योंकि अपर लिमिट पाई हो गई तो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला हमारा लग गया। आरएमएस वोल्टेज सेम शॉर्टकट वाले फॉर्मूले से आपको लेके आना है। एवरेज आउटपुट करंट निकाल लोगे उसके बाद, ठीक है। इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है, सारी की सारी चीजें हमने निकाल दी। नेक्स्ट है हमारा आरई लोड, है ना। अब आरई लोड में बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो आरई लोड में क्या होगा, इस साइड में अभी तक वोल्टेज नहीं आ रहा था, सिंपल लोड थे, बट इस बार वोल्टेज भी है। तो ये जो थायरिस्टर है देखो ये फॉरवर्ड कब होगा, जब एनोड का वोल्टेज क्या है वीएस और कैथोड का वोल्टेज क्या है ई, है ना ई, इन दोनों साइड के वोल्टेजेस ये है। तो आपका जब थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस कब कहलाएगा, जब वीएस ग्रेटर देन ई होगा, और रिवर्स बायस कब कहलाएगा, वीएस लेस देन ई होगा। बट आपको पता है कि थायरिस्टर ये डायोड होता तो चालू हो जाता फॉरवर्ड होते ही सही, बट यहां पर सिर्फ Vs ग्रेटर देन ई से थायरिस्टर फॉरवर्ड जरूर हो गया, बट चालू नहीं होगा। चालू जब तक नहीं होगा जब तक आपकी गेट पल्स नहीं आ जाती, ठीक है। तो देखिए यहां पर तो थायरिस्टर टी ऑन अगर ऑन होता है तो वी आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, Vs के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और आई नोट करंट क्या हो जाएगा, Vs माइनस ई, दो पोटेंशियल है ना, दो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। जब थायरिस्टर ऑफ हो गया तो करंट जीरो, वी नॉट, जब करंट जीरो हो जाएगा तो ये वी नॉट का वोल्टेज, क्योंकि इसके अक्रॉस 0 वोल्ट हो जाएगा, है ना। जब ये ऑफ हो गया, जब ऑफ हो गया तो आउटपुट वोल्टेज क्या कहलाएगा, इसके अक्रॉस तो कोई करंट आएगा नहीं, बट ये वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्लियर है। तो वेवफॉर्म इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है। वेवफॉर्म में हम लोगों ने डॉट 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 करके वीएस बना दिया, और ये एक सीधी लाइन खींच दी ई की सीधी लाइन खींच दी। अब देखो फॉरवर्ड कहां पे हो रहा है आपका, ये पॉइंट वो है जहां पर वीएस, इस पॉइंट पे क्या है, वीएस इक्वल टू ई है ना, क्योंकि इसके पहले क्या हो रहा था, इसके पहले वाले में क्या है, Vs लेस देन ई है। देखो ई बड़ा है तो आपका थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस में तो आया ही नहीं है, तो ट्रिगरिंग तो अपन दे ही नहीं सकते। तो इस पॉइंट के बाद आपका थायरिस्टर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं थीटा वन, क्या बोल देते हैं, थीटा वन। थीटा वन के देखो Vm साइन थीटा इक्वल टू ई, तो इसलिए थीटा वन निकालने का मैंने कहीं लिखा भी होगा, देखो ये थीटा वन साइन इनवर्स ई बाय Vm। अच्छा अब यहां से इसके बाद फॉरवर्ड हो गया, बट इसके बाद जब ट्रिगर करेंगे तभी आपका क्या होगा, ऑन होगा। तो मान लीजिए अल्फा पे क्या किया था, ट्रिगर कर दिया, जैसे ट्रिगर किया तो अब आउटपुट वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज है। उसके पहले आउटपुट जब तक आपने ट्रिगर नहीं किया था, जब तक थायरिस्टर ऑफ था, आपका आउटपुट वोल्टेज क्या दिखा रहा था, ई दिखा रहा था। जैसे ही आपका आज ये ई दिखा रहा था, फिर ये आउटपुट वोल्टेज इस तरीके से जा रहा था, ठीक है। और फिर यहां से क्या हो जाएगा, वापस से रिवर्स बायस हो गया, वापस से आपका थायरिस्टर क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया, मतलब थायरिस्टर ऑफ हो गया। तो उसके बाद वापस से क्या होगा, आपका ई मिलता जाएगा, कब तक, जब तक अगला आपका पल्स नहीं आ जाए, 2 पाई प्लस अल्फा नहीं आ जाए। अच्छा करंट कहां तक ट्रेवल करेगा, करंट सिंपल, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब तक करंट, मतलब करंट तो क्या है, जब तक थायरिस्टर ऑन रहेगा तब तक करंट रहेगा। तो थायरिस्टर जब तक फॉरवर्ड बायस है और ऑन है साथ में, ठीक है, फॉरवर्ड बायस के साथ साथ क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। तो इतने में ही थायरिस्टर क्या रहेगा, ऑन रहता है, ठीक है। तो करंट यहीं पे मिलेगा। चलो तो और थीटा टू कैसे निकालते हैं, थीटा टू निकालने का तो पाई माइनस थीटा वन, ये सब फॉर्मूला आपको पता है बिल्कुल। ये वेवफॉर्म आपके दिमाग में होने चाहिए फॉर्मूला लिखते टाइम पे। तो देखो एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन टाइम पीरियड 2 पाई अल्फा से थीटा टू, है ना। देखो अल्फा से लगाकर थीटा टू Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। उसके बाद प्लस ई थीटा टू से पाई प्लस अल्फा, तो थीटा टू से लगा के पाई प्लस अल्फा तक, 2 पाई प्लस अल्फा तक ई रहेगा, ई रहेगा, ठीक है। तो इसको हम करते टाइम पे पूरा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा ई, इनको ध्यान रखना रेडियन में रखना है, इनको काय में रखना है, रेडियन में ध्यान रखना। अच्छा करंट की क्या देखें, 1 अपॉन टाइम पीरियड अल्फा से थीटा टू, बस एक ही लिमिट में काम हो जाए। करंट तो इतना सही है, अल्फा से लगाकर थीटा टू, तो अल्फा से थीटा टू तक आ जाएगा, तो आपका एक करंट आ जाएगा Vm साइन ओमेगा टी माइनस ई डिवाइड बाय आर, और ये करंट निकल गया। आपको एक चीज बताता हूं, देखो वोल्टेज में 2 लिमिट लग रही है, वोल्टेज में क्या लग रही है, 2 लिमिट। अगर किसी तरीके से आप डायरेक्टली करंट निकाले, मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आरई लोड वगैरह आ जाए ना तो करंट पहले निकाल लो। करंट अगर निकाल लोगे, है ना, करंट निकाल लोगे अगर आप पहले, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आर कर लेना है ना, 1 अपॉन 2 पाई आर, अल्फा से लगाकर थीटा टू, अल्फा से थीटा टू, है ना। करंट निकालेंगे अल्फा से थीटा टू, ये हम लोगों ने आर नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे अंदर लिख दिया। तो Vm साइन ओमेगा टी माइनस ई डिवाइड बाय आर, अल्फा से लगाकर थीटा टू। करंट निकाल लो पहले,
करंट निकालने के बाद आप चाहें तो इस इक्वेशन का यूज करके भी, ये इक्वेशन क्या है, केवीएल ही तो लिखा है, वी नॉट इक्वल टू ई नॉट प्लस आई नॉट आर। अगर आपने करंट निकाल लिया तो ये वी नॉट जो है ई गिवन होगा, रेजिस्टेंस गिवन होगा, करंट गिवन है, तो वी नॉट डायरेक्ट निकल जाएगा। तो आपको कभी भी ये दोनों फॉर्मूले यूज एक साथ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछे डायरेक्टली वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है तब तो हमें यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और इसको रटना मत, इमेजिन करो बिल्कुल, अल्फा से लगाकर थीटा टू Vm sin ओमेगा टी, और थीटा 2 से लगाकर अगली ट्रिगरिंग जब नहीं मिल जाए 2 पाई प्लस अल्फा तक, क्योंकि वन पल्स कन्वर्टर है ना, तो वहां तक क्या रहेगा, ई रहेगा, डी ओमेगा टी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये इक्वेशन आपको काफी हेल्पफुल रहती है। अगर आपको करंट पता है और वोल्टेज निकालना तो डायरेक्ट निकाल सकते, पूरा चीज निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो 1, 2 और ये तीसरा वाला मैजिक, क्योंकि इन दोनों में से किसी, अगर ये फॉर्मूला कहीं लगाता आया और कोई चीज मिल गई तो आपको दो बड़े फॉर्मूले नहीं लगाने, दोनों में से कोई भी एक बड़ा लगाना है, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, बट शर्तें हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद सर्किट टर्न ऑफ टाइम। अब देखो सर्किट टर्न ऑफ टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। सर्किट टर्न ऑफ टाइम आप देखो कि रिवर्स में थायरिस्टर यहां तक है, यहां से लगा के यहां तक थायरिस्टर रिवर्स में, मतलब 2 पाई प्लस थीटा 1 से लगाकर कहां तक, 2 पाई प्लस थीटा 1 से लगाकर थीटा 2। तो 2 पाई प्लस ये पूरी लेंथ जो है 2 पाई प्लस थीटा 1 है, और ये लेंथ कितनी, थीटा 2, तो इसमें से ये माइनस कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टी सी। बिल्कुल भी रटना नहीं है, 2 पाई प्लस थीटा 1 माइनस थीटा 2, बाकी सब वैल्यू रखोगे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला स्टूडेंट रटने की कोशिश करते, रटना नहीं है, इमेजिन करो वेव फॉर्म और वहीं से डायरेक्टली लिखने की कोशिश करो, है ना। 5-7 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। पिक इनवर्स वोल्टेज Vm, अभी तक Vm चल रहा था, अब इस बार क्या है, Vm प्लस ई रहेगा। पावर फैक्टर अगेन P बाई एस, देखो एक्टिव पावर कहां जा रहा है, एक तो रेजिस्टेंस में जा रहा था, आई स्क्वायर आर प्लस ई नॉट इंटू आई नॉट, ई नॉट इंटू आई नॉट, तो ये पूरा का पूरा 2 एक्टिव पावर में डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड बाय सोर्स, मतलब सोर्स की एस मतलब क्या है हमारा, नॉट सोर्स भी बोल सकते हो, बट एस क्या है हमारा, अपरेंट पावर मतलब सोर्स साइड से वीएस और सोर्स साइड का करंट, तो आउटपुट आरएमएस करंट और सोर्स करंट एक ही बात है ना। तो यहां से इस तरीके से आप पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। हालांकि यहां से पावर फैक्टर बहुत रेयर आता है, आपको पावर फैक्टर फुल कन्वर्टर में पूछेंगे अलग तरीके से, वो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा। अच्छा, करंट, आरएमएस करंट का फॉर्मूला ये है, बट ये फॉर्मूला आपको गेट एग्जामिनेशन में नहीं पूछते क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो जाती है, इसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो ये आरएमएस का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इस तरीके से निकलता है, स्टैंडर्ड तरीका है, बट आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में सिंपल एवरेज वी नॉट और आई नॉट के ऊपर ही ज्यादातर फोकस रहेगा। ये जहां बड़ी कैलकुलेशन है वो क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि अभी तक भी नहीं पूछे। देन अब आरएलई लोड में क्या हो जाएगा, अब देखो सिंपल आपको ये चीज समझना है कि VL एवरेज, ये इंडक्टर आने से इसका जो एवरेज वोल्टेज है वो तो क्या रहता है, 0 रहता है। इंडक्टर के अक्रॉस एवरेज वोल्टेज क्या होता है, 0 होता है, तो उससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपका फॉर्मूला अभी भी यही वैलिड रहेगा, V नॉट इक्वल टू आई नॉट आर प्लस ई। ठीक है, V नॉट इक्वल टू ई नॉट प्लस आई नॉट आर, तो करंट अभी भी क्या रहेगा, वही रहेगा, क्योंकि इंडक्टर लगने से आपका इसका वोल्टेज का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, बाकी सब डिटेलिंग है, वो सब करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली फॉर्मूला वेव फॉर्म ध्यान रखिए। अब देखो अभी तक क्या हो रहा था, थीटा 2 तक रुक रहा था, बट ये थोड़ा सा आगे जाके अब बीटा पे रुक रहा है। कहां पे रुक रहा है, अब आपका बीटा पे रुक रहा है। ठीक है, थोड़ा सा पाई से आगे जा रहा है, क्योंकि एल आ गया, इसका मतलब डिले आ गया, एल आ गया मतलब डिले आ गया, थोड़ा आगे तक जाएगा बीटा तक। ठीक है, और अब देखो थायरिस्टर जो आपका रिवर्स में रहेगा वो अब आपका क्या रहेगा, यहां से 2 पाई प्लस थीटा 1 से लगाकर माइनस बीटा तक रहेगा। इतना ध्यान रखना है। करंट आपका कहां से आएगा, अल्फा से लगाकर बीटा तक जाएगा, है ना। तो फॉर्मूले में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे, देखो फॉर्मूले में चेंजेस आ जाएंगे आपके कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज अल्फा से बीटा और बीटा से 2 पाई प्लस अल्फा तक, है ना, बीटा से 2 पाई प्लस अल्फा तक ई और यहां तक वीएम साइड। तो इस तरीके उसको सॉल्व कर देना। आउटपुट करंट क्या आ जाएगा, अल्फा से लगाकर बीटा तक, अल्फा से सेम। अगर आपका करंट कैलकुलेट हो जाता है तो आप बड़ी आसानी से इस फॉर्मूले की हेल्प से बाकी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इंडक्टेंस आने से सिर्फ डिले आता है कि पाई के आगे तक जाके रुकता है वो बीटा एंगल तक। ठीक है, वो सब इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी। ओमेगा टीसी में फर्क पड़ता है ना। पीक इनवर्स वोल्टेज तो अभी भी वही रहेगा, सर्किट टर्न ऑफ टाइम भाई निकाल दोगे, पीक पीआई भी वही रहेगा, ये भी वही रहेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट है आपका लास्ट आरएमएस। अगर पूछे तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आरएमएस इसका
गड़बड़ है, मतलब बड़ा है। गड़बड़ क्या है, आरएमएस इतना उसका लेंदी कैलकुलेशन हो जाती है कि वो हमसे एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट नहीं करते वो कैलकुलेशन हो आपकी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी नहीं आए। बट निकालना हो तो बड़ा स्टैंडर्ड तरीका है वो हमारा कि स्क्वायर कर, अंडर रूट कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे आरएमएस, है ना, स्क्वायर, मीन और रूट। तो देखो वन पल्स में हमने आर, आरएल विथ फ्रीव्हीलिंग, आरई और आरएलई। अब मैं जैसे ही बोलूं कि वन पल्स कन्वर्टर, एक पल्स कन्वर्टर, आर लोड, वेवफॉर्म दिखना चाहिए, अपर लिमिट पाई पे रुक जाएगी, लोअर लिमिट अल्फा पे रहेगी। आरएल में थोड़ा सा बीटा तक जाएगा, आरएलई फ्रीव्हीलिंग डायोड में फ्रीव्हीलिंग आ जाएगा तो वापस पाई पे लेके आ जाएगा। आरई में क्या हो जाएगा, आरई में सिंपल आपका कि थीटा अल्फा से गया है तो थीटा 2 पे रुक जाएगा, क्योंकि थीटा 2 पे रिवर्स बायस हो जाएगा वापस, तो रुक जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। और आरएलई में क्या होगा, थोड़ा सा आगे तक भी चलेगा। तो ये इस तरीके से आपको जो मैंने वेवफॉर्म आपको शो करी है जिन जिन वेवफॉर्म पे, वो ध्यान रखना है। बाकी जैसे थायरिस्टर के अक्रॉस का अगर वोल्टेज पूछे तो कॉमन सेंस लगा के आप कर सकते हो कि जहां आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा वहां थायरिस्टर का एक्शन आ जाएगा। थायरिस्टर ऑफ होगा तभी ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट होगा तभी वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा। तो वो चीजें आप कॉमन सेंस से कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने वन पल्स कन्वर्टर के पांचों केस देख के उनकी वेवफॉर्म पे बात कर ली। अभी बेसिक बन गया। देखो गेट एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं कि यहां से क्वेश्चन नहीं आता, आते हैं बट उतने फ्रिक्वेंट नहीं आते। ये जो टू पल्स है यहां से ज्यादा आते हैं, यहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं इसके कंपैरिजन में। बट इसका अगर आपको बेसिक क्लियर है जो आज मैंने अभी समराइज किया, तो अगले सेशन में आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बिल्कुल आप वन गो में चीजें करोगे। यहां एक पल्स है, वहां टू पल्स, टाइम पीरियड चेंज होगा, पल्स 2 पाई में 2 पल्स मिलेगी, बस ये चेंज होगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 2 पल्स के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।